ड्राइंग रूम में उस वक्त एक अहम मौजू पर गर्मा गर्म बहस जारी थी। एक तरफ अब्बा जान कह रहे थे कि उनको छुट्टियां मिल चुकी हैं और दूसरी तरफ उनके दोनों बेटे इम्तिहान देने के बाद नई क्लासेस शुरू होने तक छुट्टियों पर थे। इन छुट्टियों को घर में रहकर नहीं बल्कि किसी बहुत बेहतरीन पुरफजा मुकाम पर गुजारा जाए। शहबाज अहमद का नया असिस्टेंट शहजाद भी कभी कभी उनकी बातों में हिस्सा ले लेता था। उस वक्त ड्राइंग रूम में सबसे ज्यादा आवाज इरशाद की गूंज रही थी। मैं कहता हूँ इन छुट्टियों का घर में रहकर जाया करना बहुत ही बुरा साबित होगा। इरशाद पुरजोर लहजे में बोला। इसका मतलब यह है कहीं बाहर रहकर इसको जाया किया जा सकता है। इमरान मुस्कुराकर बोला। मैं कहता हूँ किसी तारीखी मुकाम की सैर की जाए। इरशाद ने झल्लाकर कहा। तारीखी मुकाम क्यों, हम किसी तफरीही मुकाम की सैर भी कर सकते हैं। शहजाद ने उनकी बातों में हिस्सा लिया। क्यों ना अब्बाजान के रेस्ट हाउस में रहकर ये पूरा एक माह शहर से बाहर वहां गुजारा जाए। अदनान ने ख्याल पेश किया जिस पर सब चौंक उठे। ये ख्याल मेरे जहन में क्यों नहीं आया। अब्बाजान का रेस्ट हाउस शहर से दूर भी है और पुरफजा मुकाम पर भी है। हम कितने वक्त से वहां गए भी नहीं हैं। इरशाद ने पुरजोश लहजे में कहा। तो फिर ठीक है, तय रहा, हम कल सुबह रेस्ट हाउस के लिए निकल जाएंगे। अहमद ने आखिर में फैसला कुन लहजे में कहा, जिस पर सबने उनकी तायद में सर हिला दिया। उनकी बेगम इन दोनों अपने मैके गई हुई थी, दूर के किसी रिश्तेदार की शादी में, और चूंकि शहबाज साहब की कोई तुक नहीं बनती थी जाने की, इसलिए वो नहीं गए बल्कि बच्चों के साथ घर पर ही रह गए। उनके साथ शहजाद भी मुस्तकिल तौर पर रह रहा था। उसके लिए उन्होंने घर के पिछली तरफ एक कमरा खाली कर दिया था जहां वो रिहाइश पजीर था। शहजाद के वालिदैन बचपन में ही फौत हो चुके थे और बचपन से लेकर अब तक वो अपने चचा के घर रहा था। अभी कुछ दिनों पहले उसके चचा भी तवील बीमारी के बाद अजल को लब्बैक कह गए थे। यही वजह थी कि अब उसे किसी मुस्तकिल ठिकाने की तलाश थी। पिछले केस में उसने खबर पढ़ी थी कि अहमद का असिस्टेंट बतौर मुजरिम पकड़ा गया है। इस वजह से उसने उनसे दरख्वास्त की कि उसे अपना असिस्टेंट बना ले। उसके बदले में उसने सिर्फ 2 वक्त का खाना और रिहाइश मांगी थी। अहमद साहब ने उसे खाना और रिहाइश देने के साथ साथ एक अच्छी खासी तनख्वाह भी देने का फैसला कर लिया था और उसके बाद वो उनके साथ क़याम पजीर हो गया था। खैर, अगले दिन सुबह वो सब रेस्ट हाउस के लिए निकलने का इरादा कर चुके थे और तैयारी भी कर ली थी। LLB शहबाज अहमद ने अपनी गाड़ी की सर्विस कल ही करवा ली थी। बच्चों ने शहजाद के साथ मिलकर मार्केट की राह ली थी और फिर गाड़ी को खाने पीने की चीजों से भर दिया था। शहजाद गाड़ी चलाने में भी काफी महारत रखता था। गाड़ी की ड्राइविंग तो शहबाज साहब और उनके दोनों बेटे भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने शहजाद को मौका दिया और खुद उसके साथ वाली सीट पर विराजमान हो गए। बच्चा पार्टी पिछली सीटों पर बैठ चुकी थी और फिर शहजाद ने गाड़ी का रुख रेस्ट हाउस की तरफ कर दिया। दूसरे ही लम्हे गाड़ी फर्राटे भरती हुई मंजिल की तरफ रवाना हो गई। 15 मिनट के सफर के बाद जंगल शुरू हो गया। तभी इरशाद ने रास्ते में जबान खोली। रेस्ट हाउस की सफाई का भी कुछ इंतजाम किया गया था अब्बाजान। इरशाद ने संजीदा अंदाज में शहबाज अहमद की तरफ देखा। हाँ, वहाँ पर जो गार्ड मौजूद है उसको फोन पर हमने हिदायत दे दी थी। अभी तक वो हैरान और परेशान उसको देख रहे थे। इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है अब्बाजान? इरशाद भी हैरान रह गया। तुम्हारी जबान से इस कदर संजीदा सवाल सुनने वाला हैरान तो हो ही जाएगा, उन्होंने मासूमाना अंदाज में कहा, जिस पर गाड़ी में एक कहकहा गूंज उठा। अलबत्ता इरशाद का मुंह बन गया। मैं हर वक्त तो मजाक नहीं करता अब्बाजान, कभी कभी संजीदा भी हो जाता हूँ, इरशाद बुरा मानकर बोला, जिस पर सब एक बार फिर मुस्कुरा दिए। तभी गाड़ी जबरदस्त हिचकोले खाने लगी। वो सब घबरा गए। दूसरे ही लम्हे गाड़ी का रुख जंगल की तरफ हो गया और वो पूरी रफ्तार से घने जंगल के अंदर ही अंदर बढ़ती चली गई। शहजाद ने अपनी पूरी महारत सर्व कर दी थी। उसके चेहरे पर पसीने के कतरे साफ बता रहे थे कि गाड़ी उसके कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। और फिर गाड़ी एक दरख्त की सिमत गई और पूरी कुव्वत से दरख्त से टकराने ही लगी थी। तभी शहजाद ने अपनी पूरी कुव्वत से ब्रेक लगा दी। गाड़ी सिर्फ चंद इंच के फासले से दरख्त से दूर रहकर रुक गई थी। ये देखकर उन सब ने सुकून का सांस लिया। आपने पहले ही ब्रेक क्यों नहीं लगाई कि गाड़ी जंगल के अंदर बढ़ती चली जा रही थी, इरशाद ने लरजती आवाज के साथ कहा। पहले ब्रेक का पेडल दबाया था, लेकिन उस वक्त ब्रेक काम नहीं कर रही थी। पेड़ से टकराते वक्त एक बार फिर अपना पूरा जोर ब्रेक के पेडल पर लगाया तो ब्रेक काम कर गया और गाड़ी रुक गई, उन्होंने हाँफते हुए कहा। इस वक्त हम कहाँ हैं?
सादिया परेशान होकर बोली, ये तो कोई बहुत गहरा और घना जंगल मालूम होता है। इरफान ने खोए खोए लहजे में कहा, मेरा ख्याल है मैं और शहजाद नीचे उतर कर देखते हैं, अगर कोई खतरा ना हुआ तो तुम लोग भी नीचे उतर जाना। अहमद ने फैसला कुन लहजे में कहा, जिस पर सब बच्चों ने सर हिला दिया। शहजाद और अहमद साहब गाड़ी से नीचे उतर आए। उन्होंने देखा उस वक्त गहरे और तारीक जंगल के दरमियान में खड़े थे। उस जंगल को देखकर वो एक पल के लिए परेशान हो गए। पेड़ों के झुंड ही झुंड नजर आ रहे थे और ऊपर दरख्त के पत्तों ने सूरज की रोशनी को नीचे आने से मुकम्मल तौर पर रोक दिया था। फिर कुछ वक्त तक उन्होंने आसपास का जायजा लिया तो इस नतीजे पर पहुंचे कि जंगल इस कदर भी खतरनाक नहीं है कि वो यहाँ से कुछ फासला तय करके किसी ऐसी जगह पहुंच सकते हैं जहाँ से दोबारा या तो अपने रेस्ट हाउस की तरफ रवाना हो जाएं या फिर दोबारा शहर अपने घर की तरफ। इस फैसले पर पहुंचकर अहमद साहब शहजाद की तरफ मुड़े। वो उस वक्त गाड़ी के इंजन के साथ लगा हुआ था। गाड़ी के इंजन से धुआं निकल रहा था। ये गाड़ी तो अब किसी काम की नहीं रही। मैं हैरान हूँ कि आप कल ही इसकी सर्विस करवा कर लाए थे और आज ही इसका इंजन गर्म होकर बंद हो गया। शहजाद वाकई हैरतज़दा नजर आ रहा था। अब तो कुछ दूर किसी मकान में रिहाइश पजीर शख्स से ही मदद मिल सकती है। तुम्हारी क्या राय है? अहमद ने सवालिया अंदाज में पूछा। मेरी भी यही राय है। कुछ फासला पैदल तय कर लेते हैं, फिर आसपास किसी रिहायशी मकान या झोपड़ी में रहने वाले अफराद से मदद मांगकर शहर पहुंच जाएंगे। वहां से किसी मैकेनिक को बुलाकर गाड़ी सही करा लेंगे, फिर दोबारा रेस्ट हाउस की तरफ सफर शुरू कर देंगे। शहबाज ने उनके ख्याल की तायीद करते हुए कहा। फिर वो दोनों गाड़ी में बैठे इरफान और दूसरे बच्चों को इस फैसले से आगाह करने के लिए गाड़ी के पिछली सीट की खिड़की की तरफ आए, लेकिन तभी उन दोनों को एक जबरदस्त हैरत अंगेज झटका लगा। एक बचकानी सी आवाज ने उन्हें मुखातिब किया था। अंकल, मेरी बात सुने। आवाज किसी बच्ची की मालूम होती थी। शहजाद और शहबाज अहमद हैरान होकर आवाज की सिमत पलटे। एक 15-16 साल की लड़की उन्हें देख रही थी। उसकी तरफ देखकर उन्हें अनजाना सा एहसास हुआ। ना चाहते हुए भी वो दोनों उसकी सिमत बढ़े। उसके पास पहुंचकर अहमद साहब कहने लगे, क्या बात है बेटी, तुम यहाँ इस जंगल में तन्हा क्या कर रही हो? अहमद नरमी से बोले, मेरे माँ बाप यहाँ किसी काम से मुझे साथ लेकर आए थे। मैं उनका हाथ छुड़ाकर गलती से दूसरी तरफ निकल गई और भटक गई। अब मुझे अपने माँ बाप मिल नहीं रहे हैं। आप मेरी मदद कर सकते हैं? लड़की ने सिसकियाँ लेते हुए कहा। वो रो रही थी। अहमद साहब को उस पर बड़ा तरस आ गया। अलबत्ता शहजाद के चेहरे पर उलझन नजर आ रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि बच्ची जितनी भोली बन रही है उतनी भोली नहीं है। उसकी आंखों में शहजाद को हैरत अंगेज तौर पर अय्यारी और शैतानियत नजर आ रही थी। अच्छा बेटी, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम्हारे माँ बाप कहाँ पर थे? अहमद साहब ने तरस खाकर कहा। यहाँ से कुछ फासले पर। मैं भी उसी जगह पर थी, लेकिन अब वो वहाँ नहीं है अंकल। लड़की ने रोते हुए कहा। कोई बात नहीं बेटा, वो भी तुम्हें ढूंढते हुए वहीं कहीं गए होंगे। आओ, हम तुम्हारे साथ उन्हें तलाश करते हैं। अहमद साहब ने उसे दिलासा दिया और शहजाद को साथ लेकर उसके पीछे पीछे चलने लगे। लेकिन बच्चे गाड़ी में रह गए हैं। शहजाद ने शहबाज अहमद को एहसास दिलाया। कोई बात नहीं, इस बच्ची के माँ बाप मिल जाएंगे तो हम वापस यहाँ आ जाएंगे। उन्होंने लापरवाही से कहा। और वैसे भी बच्चे कोई छोटे नहीं हैं, हमारे बड़े हैं, समझदार हैं। शहजाद मजबूरन अहमद के साथ चलने लगा। उसे लड़की की आंखों में कोई बहुत ही गहरी साजिश चलती हुई नजर आ रही थी, लेकिन फिर भी वो बेबसी से अहमद के पीछे चल रहा था। थोड़ा दूर चलकर लड़की रुक गई और फिर अजीब से लहजे में कहने लगी, अब आप वापस जा सकते हैं। मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है, कोई मदद नहीं चाहिए। लड़की ने सफाक लहजे में कहा, जिस पर वो दोनों हैरान रह गए। अहमद और शहजाद ने हैरानगी के आलम में एक दूसरे की तरफ देखा। फिर दोनों ने वापस नजरें जैसे ही घुमाई उस लड़की की तरफ जो वो देखने ही वाले थे, उसी लम्हे उनको जबरदस्त किस्म का झटका लगा। दोनों धक से रह गए। अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो लड़की अब वहाँ मौजूद नहीं थी। वो कुछ पल में वहाँ से गायब हो चुकी थी। तभी अहमद को एक जबरदस्त किस्म का झटका लगा। उन्हें फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अपनी गाड़ी के सिम दौड़ पड़े। शहजाद भी समझ गया था कि क्या मामला है। दूसरे ही लम्हे वो भी उनके पीछे भागा। दोनों आगे पीछे दौड़ते हुए गाड़ी की तरफ आए। उन दोनों का सांस फूल चुका था और दिल की धड़कन की रफ्तार कई गुना बढ़ चुकी थी। हैरत और खौफ के मिले जुले जज्बात ने उन्हें पूरी तरह से जकड़ रखा था। फिर दोनों ने एक साथ गाड़ी की खिड़की से गाड़ी के अंदर झांका।
अगले ही लम्हे उनके जिस्मों में सनसनी की एक लहर दौड़ गई। चेहरे का रंग दूध की तरह सफेद पड़ गया था और उन दोनों की आंखों में बेपनाह खौफ नजर आने लगा। गाड़ी के अंदर कोई भी नहीं था। इरफान और दूसरे बच्चे वहां से गायब थे। अहमद साहब खोए खोए अंदाज में पिछली सीट को देखने लगे, जहां अभी कुछ देर पहले वो अपने बच्चों को छोड़कर गए थे। उनकी आंखों में नदामत और हसरत साफ देखी जा सकती थी। शहजाद भी परेशानी के आलम में उन्हें देख रहा था। तभी अहमद सीधे होकर खड़े हो गए और शहजाद को खौफजदा अंदाज में देखने लगे। अगले ही लम्हे उन दोनों के मुंह से एक साथ निकला, वो लड़की कौन थी? खौफ ही खौफ उनकी आंखों में नजर आने लगा और उन्हें अपने जिस्मों से जान निकलती हुई महसूस हुई। अब यहाँ सुनिए हुआ क्या था। शहबाज अहमद और शहजाद को गाड़ी से नीचे उतरे काफी देर हो गई थी। वो सब बच्चे बेचैनी से उनका इंतजार कर रहे थे। काफी देर बाद भी वो दोनों वापस नहीं आए तो इरफान और दूसरे फिक्रमंद हो गए। ऐसे में इरशाद झल्लाकर चीखते हुए कहने लगा, अब्बा जान भी अजीब फैसला सुना देते हैं। हमें यहाँ अकेला छोड़कर वो खुद गाड़ी के नीचे उतर गए हैं और अब तक वापस नहीं आए हैं। ऐसे कैसे गाड़ी खराब हो सकती है, और अगर खराब हुई है तो हमें आकर फौरन बताते क्यों नहीं है? मुझे तो अब्बा जान और शहजाद भाई कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। आखिर वो कहाँ चले गए हैं? सादिया ने गाड़ी के अगले शीशे से इधर उधर झांकते हुए परेशानी के आलम में कहा, शहजाद भाई भी कमाल के हैं। अब्बा जान के साथ जाकर वो ये साबित करना चाहते हैं कि अब अब्बा जान को हमारी नहीं उनकी जरूरत है, लिहाजा हम अब अब्बा जान के किसी काम के नहीं। इरशाद ने जल भून कर कहा। आखिरी जुमले में हम के बजाय मैं कह देते तो जुमला किस कदर खूबसूरत मालूम होता। यानी मैं अब्बा जान के किसी काम का नहीं हूँ। इमरान ने इरशाद की तरफ मुस्कुराकर देखा। ये जुमला तुम पर फिट होता है, मुझ पर नहीं, और ये बात कहकर तुमने अपने बड़े भाई की बेइज्जती की है, लिहाजा अब तुम मुझसे माफी मांगो। इरशाद ने मुतालबा किया। ठीक है, आज जल्दी सो जाना, ख्वाब में माफी मांग लूंगा। इमरान ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। मैं कहती हूँ चुप हो जाओ, ये वक्त मजाक का नहीं है। अब्बा जान और शहजाद भाई को गए हुए काफी वक्त हो गया है। अब हमें हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहना चाहिए। वो बहुत फिक्रमंद थी। तुम ठीक कहती हो, इन लोगों को यहाँ बातें बनाने दो। तुम और मैं अब्बा जान और शहजाद भाई को देखते हैं कि वो इतनी देर के बाद भी वापस गाड़ी में क्यों नहीं आए। इरफान ने झुंझुलाकर कहा और सादिया को लेकर गाड़ी से नीचे उतर गया। उसके जाने के बाद इरशाद भी गसीले अंदाज में कहने लगा, मैं इस कदर भी सुस्त और कामचोर नहीं हूँ कि जितना तुम सब ख्याल करते हो। मैं भी अब्बा जान और भाई की तलाश में जा रहा हूँ। ये कहते हुए उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और नीचे उतर गया। उसके पीछे अदनान और इमरान ने भी नीचे उतरने में देर नहीं लगाई। बाहर निकलकर उन्होंने देखा कि सादिया और इरफान पागलों की तरह इधर उधर देख रहे हैं। उनको उस हालत में देखकर वो तीनों हैरान हुए बगैर नहीं रह सके। क्या हो गया है तुम दोनों को? अब्बा जान, शहजाद भाई कहाँ हैं? इरशाद ने हैरानगी के आलम में कहा। पता नहीं, वो दोनों कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। इस कदर जल्दी वो हम लोगों को इस घने और खतरनाक जंगल के दरमियान छोड़कर कहाँ जा सकते हैं? सादिया तकरीबन रोते हुए बोली। इरशाद के माथे पर शिकने उभर आई। उसे अब समझ आ गया था कि मामला इतना सुलझा हुआ नहीं है जितना वो समझ रहा है। उस जंगल के दरख्त के पत्ते काफी ऊपर तक फैले हुए हैं, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी नीचे नहीं पड़ रही है और नीचे काफी तारीकी है। उसके बाद अब जैसे जैसे सूरज गुरूब होने की तरफ जाएगा, तारीकी में इजाफा ही होता जाएगा और इन हालात में वो किसी वहशी दरिंदे या जहरीले जानवर का भी शिकार बन सकते हैं। इन सब बातों को सोचकर वो एक लम्हे के लिए कांप सा गया। फिर उसने अपने आप को संभाला। उसे घबराने के बजाय सादिया को तसल्ली देनी थी, जिसके आंसू उन सबको कमजोर कर रहे थे। अब्बा जान, शहजाद भाई, इरशाद पूरी कुव्वत से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज दूर कहीं जाकर खत्म हो गई। उसकी आवाज के जवाब में सिर्फ परिंदों की चहचहाने की आवाज सुनाई दी। शहबाज अहमद और शहजाद की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला था। इरशाद का हलक खौफ की वजह से खुश्क होने लगा। उसने बड़ी मुश्किल से थूक निकला और एक बार फिर आवाज लगाई, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। अब तो इरशाद पागलों की तरह चिल्लाने लगा और फिर उसकी आवाज हल्की होती गई। अब उसकी हलक से आवाज के बजाय घोटी घोटी चीखें निकलने लगी और फिर उसका दम घुटने लगा। सांस लेने में दुश्वारी होने लगी। वो मुंह खोलकर सांसें लेने लगा। दूसरे उसकी अजीब सी कैफियत देखकर हैरान रह गए। इरशाद का सर चकरा रहा था। अचानक वो लड़खड़ाकर गिर गया और फिर सीधा जमीन की तरफ आया। इरफान ने फौरन आगे बढ़कर उसे संभालना चाहा, लेकिन वो भी मुंह के बल जमीन पर गिरा।
बाकियों के साथ भी कुछ मुख्तलिफ नहीं हुआ। उन सबकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उन्हें दुनिया घूमती हुई महसूस हुई और फिर वो तीनों भी एक एक करके चक्कर खाते हुए जमीन पर गिर गए। तभी एक आवाज उनके कानों में गूंजी। अब उनके वालिद उन्हें जिंदगी भर भी तलाश करें तब भी वो अपने होनहार और फर्माबरदार बच्चों का चेहरा कभी नहीं देख पाएंगे, कभी नहीं। एक खिलखिलाकर हंसती हुई लड़की की आवाज उनके कानों से टकराई और फिर उन सबके जहन तारीकी में डूब गए। इरशाद की अचानक आंख खुली तो उसने अपने आप को जंगल के एक सुनसान हिस्से में पाया। उसने आसपास नजर दौड़ाई तो उसे कोई भी नजर नहीं आया। वो उस वक्त बिल्कुल तन्हा था। उसे उठने की कोशिश करनी थी लेकिन वो उठ नहीं पा रहा था। आखिर जमीन का सहारा लेकर काफी मुश्किल से उठ खड़ा हुआ। उसने घड़ी देखी तो उसके जिस्म में सनसनी की एक लहर दौड़ गई। शाम के 5 बज चुके थे। वो सुबह के वक्त रेस्ट हाउस के लिए निकले थे और अब शाम हो चुकी थी। वो पूरा दिन बेहोश रहा था। न जाने दूसरों के साथ क्या हालात पेश आए थे। ये सब सोचकर इरशाद के चेहरे पर खौफ के बादल उमड़ आए। उसे डर था कि जैसे जैसे रात की स्याही गहरी हो गई, सांप और दूसरे जहरीले जानवर उसे एक पल में अपना शिकार बना सकते हैं। और उस वक्त खुद को बिल्कुल तन्हा महसूस कर रहा था वो। लेकिन इन हालात में भी वो शौकी से बाज नहीं आया और शेर पढ़ने लगा। सामान बांध लिया है मैंने, अब बताओ गालिब। सामान बांध लिया है मैंने, अब बताओ गालिब। कहाँ रहते हैं वो लोग जो कहीं के नहीं रहते। इरशाद ने खुद से बातें करते हुए कहा। फिर उसने मुस्कुराकर खुद को झटका और आखिर अल्लाह ताला का नाम लेकर चंद कदम चलने की ठानी। अंधेरा बढ़ता जा रहा था और इरशाद खुद को बड़ी मुश्किल से संभालते हुए चल रहा था। कुछ वक्त में उनके हालात किस कदर पलटी खा गए थे। वो तो आज सुबह तफरी की गर्ज से रेस्ट हाउस के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी ये तफरी एक सनसनीखेज हादसे का रुख इख्तियार कर गई थी। उसे कुछ पता ही नहीं था कि उसके भाई और उसके अब्बा जान, उसकी बहन कहाँ है। शहजाद भी अहमद साहब के साथ गाड़ी से उतरा था और फिर न जाने कहाँ चला गया। उनके साथ पलटकर वापस आया ही नहीं। इन सोचों के समंदर को साथ लिए सुल्तान के लिए एक एक कदम उठाना भारी पड़ रहा था। कमजोरी ने उसे अंदर तक खोखला कर दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अचानक बेहोश कैसे हो गया था। बेहोश होने से पहले उसे किसी लड़की के जहरीली हंसी के साथ अदा किए गए वो जुमले भी याद आ गए और उन जुमलों का ख्याल आते ही उसके जिस्म में दर्द की एक लहर दौड़ गई, खौफ की लहर। अभी वो थोड़ा सा ही फासला तय कर पाया था कि कमजोरी ने उसके कदम उठाने की ताकत भी छीन ली। वो कदम उठाने की पूरी कोशिश करने लगा लेकिन आखिरकार कमजोरी की वजह से ज्यादा देर चल नहीं सका और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। ये पेड़ काफी घना और सायादार था। यहाँ उसने राहत महसूस की, सुकून मिल रहा था। सूरज गुरूब होने का वक्त था और रात की तारीकी आसमान पर छा रही थी। इन हालात में वो बेबसी के आलम में दरख्त के नीचे बैठा हाथ मल रहा था। लेकिन अभी वो कुछ देर ही आराम कर पाया था। एक जबरदस्त दहाड़ की आवाज सुनी। दहाड़ सुनकर उसका चेहरा एकदम सफेद हो गया। ये धाड़ और ये गूंज शेर के अलावा किसी और की नहीं थी। अब उसे अपनी मौत चंद कदम के फासले पर नजर आ रही थी क्योंकि शेर की धाड़ ज्यादा दूर नहीं थी। उसके चेहरे का रंग जर्द पड़ गया था, हलक खुश्क होने लगा था। तभी शेर की एक बार फिर गूंजदार आवाज उसे सुनाई दी, लेकिन इस बार शेर की आवाज काफी करीब से आती हुई मालूम हुई थी। दूसरे ही लम्हे उसका रंग उड़ गया। वो फौरन उछलकर खड़ा हो गया और छुपने की जगह ढूंढने लगा। अभी वो इधर उधर देख ही रहा था कि एक 6 फीट ऊंचे और 2 फीट चौड़े जानवर की सांस लेने की आवाज ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। इरशाद ने हिम्मत करके सामने देखा तो उसका चेहरा एक बार फिर सफेद हो गया। एक लम्हे में उसकी सिट्टी गुम हो गई, होश उड़ गए थे। सामने एक भूरे बालों वाला जर्द रंग का शेर उसे बुरी तरह से घूर रहा था। उसकी आंखों में भूख और पंजों में शिकार की हसरत उसे साफ बता रही थी कि अब वो उसे अपना शिकार बनाने के लिए एक लम्हा भी देर नहीं करेगा। इरशाद अभी बदहवासी के आलम में अपने बचाव की तदबीर सोच ही रहा था कि शेर ने एक जस्त लगाई, छलांग लगाई और उसके ऊपर आ पड़ा। लेकिन इरशाद भी उसके लिए तरने वाला साबित नहीं हुआ। उसकी छलांग लगाते ही इरशाद ने मुखालिफ सिम छलांग लगा दी और शेर से सिर्फ चंद इंच के फासले से दूसरी तरफ निकल गया। शेर वापस पलटा और घुर्राते हुए इरशाद की आंखों में आंखें डाल दी। शायद वो समझ गया था कि मुकाबला किसी आम लड़के से नहीं बल्कि काफी चुस्त और फुर्तीले लड़के से है जो एक लम्हे में उसका शिकार नहीं बनेगा। शेर ने इस बार छलांग लगाने के बजाय कदम उठाना शुरू कर दिए और एक एक कदम चलता हुआ इरशाद के करीब आने लगा।
ارشاد پیچھے ہٹتا چلا گیا، لیکن اس کی رفتار شیر کی رفتار سے کافی کم تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شیر جلد ہی اس کے بہت قریب پہنچ گیا۔ اس بار اس نے ارشاد کی طرف پوری طرح احتیاط کے ساتھ حملہ کیا۔ آخری لمحے میں ارشاد زمین پر لیٹ کر لوٹ لگا گیا اور کلاوازیاں کھاتے ہوئے دوسری طرف نکل گیا۔ شیر اپنے ہی جھونکے میں ایک درخت سے جا ٹکرایا اور اس کے منہ سے گھٹی گھٹی چیخ نکلنے لگی۔ اب شیر دھاڑتے ہوئے دوبارہ سیدھا ہوا۔ اس بار وہ زخمی دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نظر آ رہا تھا، شدید غصہ، جیسے وہ ارشاد کو کچا چبا جانا چاہتا ہو۔ دوسرے ہی لمحے شیر نے ارشاد کو موقع نہ دے کر اسے پوری طرح اپنی گرفت میں لینے کے لیے تاک لگا کر چھلانگ لگائی۔ اس بار ارشاد شیر کے حملے سے بچ نہیں سکا اور نتیجے کے طور پر ارشاد شیر کے پنجوں میں تھا۔ شیر نے ایک زبردست دھاڑ لگائی اور اس کے سینے پر پاؤں رکھ کر اسے ایک نوالے کی طرح اپنے منہ کے سامنے لے آیا۔ ارشاد کو اب اپنی موت یقینی معلوم ہو گئی تھی۔ اس نے کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دیا۔ تبھی اس کے منہ سے ایک گھٹی گھٹی چیخ نکلی۔ اسے شیر کے پنجے اپنے سینے میں گھستے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ ارشاد اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا۔ شیر کے پنجے اس کے سینے میں گھستے جا رہے تھے، اس کے منہ سے دبی دبی چیخیں نکل رہی تھی۔ تبھی شیر نے ایک زبردست گونجدار آواز لگائی اور اسے چیر پھاڑنے کے لیے بڑھا، لیکن اسی وقت شیر کے منہ سے ایک دلدوز اور درد بھری غراہٹ نکلی، جیسے بہت تکلیف میں ہو۔ حیران ہو کر وہ شیر کو دیکھنے لگا، کیونکہ اس کی غراہٹ میں اب کوئی بہادری نہیں تھی، جیسے اس کے غرانے کی آخری آواز ہو۔ دوسرے ہی لمحے شیر ارشاد کے سینے پر سے لڑک کر زمین پر گر گیا اور تڑپنے لگا۔ ارشاد زمین پر لیٹا ہوا وہ منظر ہکا بکا ہو کر آنکھیں پھاڑے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ تبھی شیر نے دم توڑ دیا۔ اس کا جسم کچھ ہی دیر میں ٹھنڈا پڑ گیا۔ اسی وقت ایک خوبصورت ہاتھ ارشاد کی طرف بڑھا۔ کس کا تھا وہ خوبصورت سا ہاتھ؟ کس نے جان بچائی ارشاد کی اس درندے نما شیر سے؟ اس کے بہن بھائی اور اس کے والد صاحب کا کیا ہوا؟ وہ کہاں کھو گئے؟ کیا کبھی وہ اپنے گھر والوں سے مل سکے گا، یا پھر یوں ہی اس بھیانک جنگل میں بھٹکتا رہے گا؟ قدم قدم پر حیران کر دینے والی اور دل کو دہلا دینے والی یہ داستان ابھی جاری